नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की काव्य की दुनिया में। क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना हम पढ़ चुके थे। अब हमें करना है इसका प्रश्न अभ्यास और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हम साथ साथ विचार विमर्श के हेतु ले सकते हैं, ताकि परीक्षा में अगर पूछे जाएं तो हमें कोई कठिनाई न हो। तो आइए कविता पढ़ने के बाद अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ अर्थात वास्तविकता अर्थात वर्तमान आज की स्थिति कठिन है। कठिन क्यों है? उसमें संघर्ष भी करने होंगे। सफलता पाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, आपको योजनाएं बनानी होंगी, उन योजनाओं पर काम करना होगा। तो यथार्थ कठिन तो है, लेकिन उसका पूजन हमें करना ही चाहिए। उससे पलायन नहीं करना है, भागना नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लें हम, जीना तो आज में ही पड़ता है। तो जब हमें उन स्थितियों का सामना करना ही करना है, तो क्यों ना हम उसे मन से स्वीकार कर लें। क्यों हमें केवल भूतकाल में जीना है या मात्र भविष्य के सपने देखने हैं? अगर हम सिर्फ भूतकाल में जीते रहेंगे तो उससे वर्तमान भी खराब हो जाएगा। वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य किसी कारण भी नहीं सुधर पाएगा किसी भी प्रकार से। तो अगर हमें भविष्य संवारना है तो कम से कम आज का हमें सदुपयोग करना होगा, उसे मन से स्वीकारना होगा, तभी हम भविष्य संवार सकते हैं। वरना भूतकाल में जीते जीते आज और भविष्य भी हमारा नष्ट हो सकता है। अतः कवि कठिन यथार्थ के पूजन की बात कहता है। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने में हमें उस पंक्ति का साधारण अर्थ नहीं लिखना होता, उसमें छिपे भावों को भी बताना होता है। आशय स्पष्टीकरण भी करना होता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है और उसका प्रतीकार्थ क्या है, वह मुख्य अर्थ क्या है, वह हमें निश्चित रूप से कहना ही होता है। तो पहले पंक्ति पढ़ते हैं जिसका भाव बताना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पहले पहली पंक्ति का करेंगे क्योंकि दोनों पंक्तियों का भाव भिन्न है। तो पहली पंक्ति का लिखेंगे, फिर अगले अनुच्छेद को शुरू करके, क्योंकि अगली पंक्ति से शुरू करके दूसरी पंक्ति का लिखेंगे। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता के शरण में जाना अर्थात बड़प्पन का एहसास कि समाज में हमें बड़ा व्यक्ति स्वीकारा जाए। कवि कहता है यह भावना केवल मृग तृष्णा है, केवल धोखा है। मृग तृष्णा धोखा अथवा भ्रम के लिए यहाँ प्रयुक्त है। अब हम मृग तृष्णा को स्पष्ट करेंगे हिरण के संदर्भ में, फिर जीवन के संदर्भ में, कि जिस तरह हिरण को लगता है पानी है, पानी का आभास होता है, लेकिन वह भ्रम होता है, वास्तविकता से अलग बात है। यह वहाँ जल नहीं होता। हिरण उस जल के भ्रम में, उस मृग मरीचिका में दौड़ता रहता है और जीवन का अंत तक हो जाता है, लेकिन उसे उस जल की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसे ही कवि कहता है कि मनुष्य बड़प्पन के एहसास के लिए सारा जीवन धन दौलत ऐश्वर्य पूंजी मान सम्मान के पीछे दौड़ता है, लेकिन जो उसका जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जीवन का अंत आ जाता है, वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कवि प्रभुता को, बड़प्पन को मृग तृष्णा के समान बताता है। दूसरी पंक्ति है, हर चंद्रिका, चंद्रिका अर्थात चांदनी। चांदनी रात कब होती है? अर्थात पूर्णिमा की रात। और कृष्णा जो शब्द है, कृष्णा अर्थात काला, काली रात जो है अमावस्या की रात। काला रंग प्रतीक है निराशा का, संघर्षों का, कठिनाइयों का। चांदनी रात उजली होती है, उजाला प्रतीक है सुखों का, आशाओं का, उत्साह का। तो इसी से हमें इसका भाव स्पष्ट करना है कि हर चांदनी रात के पीछे, हर पूर्णिमा की रात के बाद एक काली अमावस्या की रात भी छिपी होती है। अर्थात सुखों के पीछे दुखों की घटनाएं भी होती हैं, कि सुख दुख जीवन में निरंतर आते रहते हैं। अगर आज कोई सुखी है तो निश्चित यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह सदा से सुखी रहा है। उसने कोई संघर्ष, कोई विपदा नहीं झेली है, उसने दुख नहीं देखे हैं, क्योंकि ये निरंतर चलने वाले भाव हैं। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। तो सुख के बाद दुख भी आता है, या उससे पहले या उसके बाद। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा प्रश्न,
छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? छाया शब्द यहाँ किसके लिए आया है? विगत की मधुर स्मृतियों के लिए, भूतकाल में आए सुखद क्षणों के लिए। अब कवि उन्हें छूने के लिए इसलिए मना करता है कि आज वर्तमान में जब हम उसे याद कर रहे हैं तो पल भर को तो हमें खुशी मिलती है कि मेरे पास इतना सब कुछ था, ऐसे ऐसे क्षण थे, दिन थे, समय था। लेकिन जैसे ही वर्तमान में हम सोचते हैं, कल्पना से बाहर आते हैं, तो हमें स्मृति में हमारी आता है कि सब कुछ हमारे पास तो है ही नहीं अब। तो यह सोचकर जो दुख है वह और भी बढ़ जाता है, पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कवि मना करता है कि अपने दुख को हमें क्यों बढ़ाना, और उन क्षणों को याद करके हमें कोई लाभ भी नहीं मिलना। सिर्फ उन यादों में डूबे रहने से वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खराब हो जाता है। अतः कवि उन क्षणों को, विगत की सुखद स्मृतियों को छूने से मना करता है। अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। अब कठिन यथार्थ से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है? यथार्थ अर्थात वास्तविकता, वर्तमान। वर्तमान कैसा है? कठिन है, क्योंकि वर्तमान में जो जीवन जो होता है, किसी का भी वर्तमान जीवन संघर्षों से, कठिनाइयों से पूर्ण होता है। तो जीवन की वास्तविकता, कठिन वास्तविकता दिखाने के लिए जो कठिन शब्द है वह यथार्थ में एक खास बात यह भर रहा है कि हम समझ सके, पढ़ने वाला समझ सके कि वर्तमान सरल नहीं, संघर्षों से पूर्ण होता है। ऐसी अनेक और शब्द हैं जो कविता समझाते हुए भी मैंने बताया है। जैसे जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। सुरंग और सुहावनी के प्रयोग से सुधियों की मोहकता बढ़ रही है। चित्रगंध फैली मन भावनी। चित्रगंध, चित्रों का एहसास कैसे हैं? मन भावनी, मन को भाते हैं, यह भी मोहकता बढ़ा रहा है। इसी तरह भूली सी एक छुअन। छुअन स्पर्श कैसा, जिसे हम भूल सा गए थे। जीवित क्षण, जीवन की साकारता, प्रत्यक्ष होने का प्रमाण जैसे हो जाता है, उस मोहकता को, प्रत्यक्ष को, साकारता को बढ़ा रहा है। इस तरह से हमें कविता में ढूंढना है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? यह हम 2 बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं, एक बार कविता में, एक बार दूसरे प्रश्न में। इस कविता में इसका अर्थ, प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो वही अर्थ है, सामान्य अर्थ लिखेंगे मृग मरीचिका वाला, फिर लिखेंगे जीवन में धन दौलत के पीछे दौड़ना भी एक भ्रम है, छलावा है। तो दोनों को आप स्पष्ट करेंगे तो विस्तार से आप स्वयं लिखें। अगला प्रश्न है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? बीती ताही बिसार दे, जो बीत गया है उसे भूल जाओ, आगे की सुधिलो, आगे के बारे में विचार करो। यह पंक्ति हम देखते हैं कविता में किन पंक्तियों में ये भाव छिपे हैं। नीचे देखिए, नीचे से तीसरी पंक्ति, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसका अर्थ यही है कि जो मिला नहीं उसे भूल जाओ और भविष्य का चुनाव करो। तो यही भाव इस पंक्ति में प्रकट होते हैं, बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधिले। तो इसका उत्तर यही रहेगा, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। 7वां प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो सबसे पहले यही है, विगत के सुखद क्षणों को याद करने से दुख बढ़ जाते हैं। दूसरा, यश वैभव मान सरमाया की प्राप्ति न होने पर हमारे दुख बढ़ जाते हैं। तीसरा, कि जब हमें उचित समय पर सफलता नहीं मिलती है तब हमारे दुख बढ़ जाते हैं। वर्तमान में सुखद क्षण हमारे नहीं हैं, जीवन कष्टों और अभावों से भरा है, तब हमारे दुख बढ़ जाते हैं। तो विभिन्न जगहों पर ऐसी बातें आई हैं, उन्हें इकट्ठा करके हमें इस प्रश्न में लिखना है। अब अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी हैं? सबके जीवन में घटनाएं होती हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, युवा हैं। तो सबके जीवन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा याद रखते हैं। तो कवि कहता है, इस प्रश्न में पाठ में पूछा गया है कि हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, कि आपके जीवन की, तो आपको जो सबसे अच्छी लगती हैं आप उनके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है।
कि अगर समय बीत गया है फिर हमें सफलता मिलती है, फिर भी हमें आनंद मिलता है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप कभी किस बात से सहमत हैं कि समय बीतने पर सफलता आनंद देती है? यदि हाँ तो स्पष्ट करना है उदाहरण से, और यदि नहीं तो भी उदाहरण देते स्पष्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ स्थितियों में आनंद दे सकती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं, जैसे हमने कविता पढ़ते हुए मैंने उदाहरण दिया मरीज का, फसल का या प्रतियोगिता के परिणाम का, तो इस तरह से उदाहरण देकर आप इस प्रश्न को स्पष्ट कर सकते हैं। पाठ्येतर सक्रियता में देखते हैं क्या लिखा है। आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफ़र करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहाँ कुछ नहीं होता। यही मृग मरीचिका होती है। जो मृग तृष्णा शब्द आया है वो यही है कि जो भ्रम होता है, आभास होता है कि वहाँ कुछ है लेकिन वहाँ नहीं है, यही मृग मरीचिका है। अपने जीवन में भी कभी कभी हम कुछ सोचते हैं, दिखता कुछ है लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। हमें लगता है कि हमें सफलता मिलने वाली है, सब कुछ अच्छे से जा रहा है, लेकिन अचानक से हो कुछ और जाता है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को कि जब आपको लगा है ऐसा कुछ कि आप और परिणाम है आपकी इच्छा के विपरीत, तो उस अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्ति दीजिए। तो आपको पत्र लेखन दिया गया है, इसमें मित्र को पत्र लिखना है और उसमें घटना वह लिखनी है कि जो आपने सोचा था, आपको लग रहा था कि अब सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन स्थिति एकदम से उलट जाती है। और कभी कभी यह भी हो सकता है कि हमें लगता है कि हमें तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता, स्थितियाँ ऐसी हैं, सब कुछ प्रतिकूल जा रहा है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ मिल जाती है और हम बेहद आनंदित हो जाते हैं। तो कोई भी स्थिति आप इस पत्र में लिख सकते हैं। अगला उन्होंने लिखा है, कवि गिरिजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोजकर पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। यह 15 अगस्त कविता है इनकी, जो बहुत देश प्रेम से जुड़ी है, बहुत अच्छी कविता है। आप नेट पर भी सर्च करके इसे पढ़ सकते हैं। अगला बिंदु है, यह भी जाने शब्द संपदा हम पढ़ चुके हैं। प्रसिद्ध गीत जो वी शैल ओवरकम ये जो है, इसका हिंदी अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने ही किया है और इस गीत को हम सब प्रायः जानते हैं और गाते भी रहे हैं, होंगे कामयाब शीर्षक से। आपने विद्यालय में भी अवश्य ही कभी न कभी बोला होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो इस गीत का अनुवाद भी इनके द्वारा ही किया गया है। तो यह कविता यहाँ समाप्त होती है, प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।